जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन हब में। आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं मौर्य वंश के बारे में। किस प्रकार से मौर्य साम्राज्य का उदय हुआ, कौन है इसके संस्थापक, क्या बड़ा भूमिका रहा था चाणक्य का, ये सब हम लोग देखेंगे। और यहाँ से जब हम लोग मौर्य वंश के बारे में आगे बढ़ेंगे फिर ये काफ़ी डिटेल में मतलब है और काफ़ी बहुत सारे क्लासेस इसके लग सकते हैं। देखिए, मौर्य वंश जो है उसने भारत में कुल 137 वर्षों तक इसने शासन किया था। ठीक है, 137 वर्षों तक इसने शासन किया था। ठीक है, भारतवर्ष में इतना लंबा लंबा शासन बहुत सारे लोगों ने के वंशों ने किया है, लेकिन ये हम महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि इस समय चंद्रगुप्त मौर्य हो गए, सम्राट अशोक हो गए, ये लोग ने भारत का जो साम्राज्य है, भारत का जो क्षेत्रफल है, जिसे हम अखंड भारत के नाम से जानते हैं, कटक से लेकर अटक तक का, हाटक तक का, वो जो है इसी काल में पूर्ण हुआ था। ठीक है, जो मगध साम्राज्य अब तक बढ़ते हर्यक वंश से लेकर बिंबिसार ने जो नीति अपनाई थी, विवाह करके बढ़ाने वाली जो नीति थी, उसके बाद फिर युद्ध करके जीतने की जो भी नीतियाँ थी, वो सब नंद वंश के आते आते काफ़ी बड़ा हो चुका था। लेकिन यह भारत, अभी जो वर्तमान भारत है, उसमें केवल उत्तर भारत तक ही सीमित था। लेकिन जो मौर्य वंश है, इसने फिर इसे एकदम ब्रॉड लेवल पर लेकर गए और जिसे यह पूरा मतलब बंगाल से लेकर, पूर्वी बंगाल से लेकर पूरा वहाँ अफगानिस्तान तक चला गया। ठीक है, तो देखिए इसकी जो जानकारी है मौर्य वंश के बारे में, जानकारी वह है पुरातात्विक साक्ष्यों से मिलती है, विदेशी यात्रियों से मिलती है, और वही है कि साहित्य से मिलती है, यानी किताबों से मिलती है। पुरातात्विक साक्ष्य में देखते हैं जूनागढ़ अभिलेख है, उसमें सुदर्शन झील की चर्चा की गई है। ठीक है, और शाहगौर अभिलेख है उसमें, और जो सम्राट अशोक हैं उन्होंने जो अभिलेख बनवाया उसमें अपने दादाजी के बारे में लिखा है। ठीक है, मौर्य वंश के बारे में लिखा है, पूरा अपने बारे में बनवाया है, लिखे हैं सम्राट अशोक ने अपने अभिलेखों में। ठीक है, तो इससे जानकारी मिलती है। उस समय के जो पुरातात्विक भवन हैं, स्तूप हैं, इन सब से जानकारी मिलती है, गुफाओं से उस समय की जानकारी मिलती है। ठीक है, उस समय के जो आहत व पंचमार्क के सिक्के थे, जो उस समय की मुद्राएं थी, ठीक है, जैसे अभी रुपया है उसी प्रकार से उस समय की मुद्राएं थी। आहत व पंचमार्क सबसे पहले चलाए जाने वाले सिक्के थे आहत व पंचमार्क के। ठीक है, उस समय का मृदभांड जो कि स्पेशल ब्लैक कलर में पेंट हुआ करता था, उससे फिर इसके बारे में जानकारी मिलती है। विदेशी यात्रियों की अगर बारे में बात करें तो मेगास्थनीस, इस गधे को तो सेल्यूकस ने पूरा मतलब राजदूत बनाकर ही छोड़ गया था, तो इसने इंडिका नामक पुस्तक ही लिख डाली थी पूरा, इससे जानकारी मिलती है। ऑस्टिन व जस्टिन नामक से भी इसकी जानकारी मिलती है। साहित्य के बारे में देखें, पुस्तकों के बारे में, तो बहुत सारे पुराण है जिसमें इसके बारे में चर्चा होती है। मौर्य वंश के बारे में भागवत गीता में भी चर्चा है। अर्थशास्त्र जो कि चाणक्य द्वारा लिखी गई एक किताब है जो कि राजनीति से संबंध है, भले यह अर्थशास्त्र लिख दिया गया है। ठीक है, राजतरंगिणी जो है, इससे इसकी जानकारी मिलती है। मुद्रा राक्षस जो है, जो कि विष्णुगुप्त द्वारा लिखा गया था, सॉरी विशाख दत्त द्वारा लिखा गया था। और जो जैन व बौद्ध ग्रंथ है उसमें भी इसकी चर्चा की जाती है। सरित सागर जो है, उससे में इसकी जानकारी, मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है। देखिए, जैन और बौद्ध धर्म जो है मौर्य वंश के आसपास के ही जो थे। ठीक है, देखिए जो बौद्ध जैन धर्म के जो स्थूल बाहु और भद्र बाहु थे, वो इसी टाइम पर थे। चंद्रगुप्त के मौर्य के टाइम पर ही अकाल पड़ गया था, तो वो जो है भद्र बाहु हुआ चला गया था, कर्नाटक है। ठीक है, और चंद्रगुप्त मौर्य उसका अकाल से निपटने में जो कि मतलब असफल रहे थे, उन्होंने फिर वहाँ संलेखना विधि से अपने प्राण त्याग दिए थे। ठीक है, बृहद कथा मंजरी जो कि जैन ग्रंथ है, कल्पसूत्र, उन सब से भी इसकी मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। स्टार्ट करते हैं द ग्रेट चंद्रगुप्त मौर्य जी से। ठीक है, संस्थापक रहे हैं चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य साम्राज्य के। ठीक है, इसके जो संस्थापक हैं चंद्रगुप्त मौर्य जी को भी कहा जाता है, और साथ ही साथ इनके जो प्रधानमंत्री व इनके गुरु चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य के नाम से जाना जाता है, विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कुटिल जो था इनका गोत्र था, इसलिए इनको कौटिल्य कहा जाता है, चाणक्य को। ठीक है, और जो है वो इनके प्रधानमंत्री थे और इनके गुरु भी यही थे। चंद्रगुप्त मौर्य की माता का नाम था मूरा। ठीक है, मूरा जो थी उन्हें संस्कृत में मौर्य के नाम से जाना जाता है, इसी के आधार पर इनका नाम जो है, इस वंश का नाम मौर्य वंश रखा गया। ठीक है, इन्होंने जब चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो तक्षशिला में शिक्षा ले रहे थे। ठीक है, वहीं ये पढ़े लिखे हैं। नंद वंश के घनानंद जो थे, इनको पराजित करके वे फिर गद्दी पर बैठे थे। ठीक है, हुआ क्या था कि चाणक्य जो है वह आगाह करने आया था कि सिकंदर भारत की ओर आगे बढ़ रहा है और तुम भोग विलास से बाहर निकल कर कुछ करो। ठीक है, तो उसे डायलॉग देकर भगा दिया और अपना जो है बेली डांस देखने लग गया। ठीक है, नोरा फतेही का।
तो जो घनानंद जो है उसने चाणक्य का चोटी पकड़ के बाहर निकाल दिया था, तो शिखा जब उनकी खुली तो उन्होंने इसे बर्बाद करने की सौगंध खाई। और फिर चंद्रगुप्त मौर्य जो इनके फेवरेट शिष्य थे एकदम, ठीक है, वैसे ही टाइप के शिष्य को लेकर इन्होंने फिर घनानंद को समाप्त कर दिया और उसके स्थान पर नंद वंश के स्थान पर मौर्य वंश की स्थापना की। इन्होंने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र को बनाई। 322वीं ईसा पूर्व ये जो है अपनी गद्दी पर बैठे थे, ठीक है। 322 ईसा पूर्व जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने राजभार या फिर पदभार संभाला था, ठीक है। इनकी जो माता थी मूरा थी, संस्कृत में मौर्य कहा जाता है, इसी के नाम पर मौर्य वंश पड़ा है। इन्होंने शिक्षा तक्षशिला से प्राप्त की है। तक्षशिला उस समय जो था शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र था। जैसे अभी के डेट में देखें तो IAS IPS वाले लोगों के लिए, UPSC वालों के लिए दिल्ली है, साथ ही साथ प्रयागराज इलाहाबाद भी है, पटना भी थोड़ा सा हो गया है अब खान सर की वजह से। और इसी की वजह से देखें तो LN जो कि कोटा है राजस्थान वाला, वो कि नीट IJE वाले के लिए बहुत बड़ा केंद्र बन चुका है, ठीक है। तो ऐसे कुछ क्षेत्र होते हैं हर टाइम पे बदलते रहते हैं। तो उस टाइम पे शिक्षा का केंद्र था तक्षशिला, ठीक है, जो कि गांधार की राजधानी थी। विशाखदत्त नामक व्यक्ति ने इन्हें वृषल कहा, चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल कहा। वृषल का अर्थ होता है निम्न जाति से, ठीक है, वृषल का अर्थ होता है निम्न जाति, ठीक है। इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी महाराक्षस, मुद्रा राक्षस, ठीक है। मुद्रा राक्षस में इन्होंने नंद वंश का विनाश किस प्रकार से हुआ और मौर्य वंश की स्थापना किस प्रकार से हुई, मौर्य वंश किस प्रकार से उदित हुआ, उदय कैसा हुआ, ये बताया हुआ उसमें। चाणक्य जो है उसके सहयोग से घनानंद को फिर चंद्रगुप्त मौर्य ने निपटा दिया था। चाणक्य की एक पुत्री थी जिसका नाम था दुर्धरा, वह चाणक्य कहता हूँ मैं, घनानंद की जो एक पुत्री थी उनका नाम था दुर्धरा। ये जो घनानंद था बहुत ही मतलब विलास में डूबा हुआ था, एकदम मतलब क्रूर तो शासक था ही, धन संचयी था। पिछले क्लास उसमें नंद वंश के बारे में पढ़ा है। ये जो था साथ ही साथ भोग विलास में भी लगा रहता था, दिन भर बेली डांस वगैरह देखता रहता था, गम्मत देखता था, एकदम ऑर्केस्ट्रा और नचाना जाके बस वही काम करता था। अपनी पुत्री की उम्र की मतलब जो युवतियाँ थी उनका ये नृत्य देखता था। ये सब बातें जो है इसकी पुत्री दुर्धरा को पसंद नहीं था, इसलिए इसने जब चाणक्य के सहयोग से चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को परास्त किया तो यह दुखी नहीं हुई, बल्कि चंद्रगुप्त मौर्य से फिर इन्होंने विवाह कर लिया, ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह किनसे हुआ, दुर्धरा से हुआ, जो कि घनानंद की पुत्री थी, ठीक है। दिमाग ऐसा होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इतना बड़ा मतलब देश, इतना बड़ा साम्राज्य जो था चंद्रगुप्त मौर्य का, उनसे फिर विवाह कर लिया। भले ही उनके पिता को टपका दिए, पिता के जाने का दुख थोड़ी ना था उनको, क्योंकि थे एकदम घटिया आदमी, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य की अगर हम बात करें तो उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कर्नाटक के आसपास मैसूर का जो क्षेत्र है से लेकर पूर्व में बंगाल से लेकर जो पश्चिम में है वह ईरान फारस तक का जो क्षेत्र था, इतना बड़ा साम्राज्य जो था, जो कि अखंड भारत के रूप में जाना जाता है, वह चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पर हुआ था, ठीक है। इतना बड़ा साम्राज्य ये अकेले संभाल रहे थे। 305वीं ईसा पूर्व का जब समय आया तो सिकंदर के जो सेनापति थे सेल्यूकस निकेटर, उस सेल्यूकस निकेटर ने फिर भारत में पुनः आक्रमण किया। और आक्रमण जब किया तो उस समय चंद्रगुप्त मौर्य सम्राट थे, ठीक है, शासक थे, इतना बड़ा साम्राज्य उनका था, बढ़ चुका था। तो सेल्यूकस जब भारत में आक्रमण किए तो उनको ऐसे ही हरा दिया, ठीक है। बहुत ही बड़ा युद्ध हुआ था उसके बाद, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य जी ने उनको हरा दिया था, सेल्यूकस निकेटर को। और उनकी एक बेटी थी। जब युद्ध हुआ था ना, तो युद्ध के टाइम पर जब हारने लगा था सेल्यूकस, ठीक है, तो पूरी तरह से मतलब युद्ध समाप्त नहीं हुआ था, बीच में अपनी बेटी को भेज दिया, एकदम बाल वाल खोले करके दोनों हाथों में तलवार लेकर एकदम आई, और बेचारा चंद्रगुप्त मौर्य फिर घायल हो गए, आंखों से तलवार से नहीं, ठीक है। तो फिर उन्होंने क्या किया, जो इनकी बेटी थी कार्नेलिया, उनको दांव खेल दिया और क्या किया, चंद्रगुप्त मौर्य से फिर इनका विवाह कर लिया और फिर संधि करवा ली। नहीं तो चंद्रगुप्त मौर्य यूनान तक पहुंच जाते, ठीक है, जीतते जीतते। कार्नेलिया का जो है उनका नाम हेलेना नाम से भी जाना जाता है, तो वो सेल्यूकस निकेटर की बेटी थी और चंद्रगुप्त मौर्य की दूसरी पत्नी थी, ठीक है। इसका उल्लेख जो है खुद एपियानस जो कि एक यूनानी व्यक्ति है, लेखक है, उन्होंने अपनी किताबों में किया है, ठीक है। सेल्यूकस को फिर ना चंद्रगुप्त मौर्य जी को अब अपनी बेटी दी थी, दहेज में भी कुछ देना पड़ता, ठीक है। तो दहेज में इन्होंने 4 प्रांत दे दिए थे। नाम था एरिया, दूसरा था आराकेसिया, जेड्रोसिया और पेरिपनीस डाई, ठीक है। एरिया, आराकेसिया, जेड्रोसिया, पेरिपनीस डाई, ठीक है। जो एरिया है उसे हेरात के नाम से जाना जाता है, आराकेसिया है उसे कांधार के नाम से जाना जाता है, तक्षशिला वाला। जेड्रोसिया जो है उसे बलूचिस्तान के नाम से जाना जाता है, जो कि पाकिस्तान में है, हमारा भी हो जाएगा एक दिन, ठीक है।
फिर से वापस ले लेंगे। पेरिपोनिस डाई जो है वह आज काबुल के नाम से, अफगानिस्तान के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो इतने बड़े बड़े साम्राज्य जो है इनको दहेज में मिल गया, तो और कितना बड़ा हो गया होगा साम्राज्य, सोचिए आप इनका, ठीक है। और इसके बदले में जब सेल्यूकस को देखा तो बेचारा एकदम ऐसे करके मुंह लटका के बैठा हुआ था। तो सेल्यूकस को खुश करने के लिए सेल्यूकस को उन्होंने फिर 500 हाथियाँ दे दी, ठीक है, उपहार में। 500 हाथियाँ, एक दो नहीं, 500 हाथियाँ उनको उपहार में दिया अपने ससुर जी को, चंद्र